हेलो डियर एस्पिरेंट्स, ध्येय आईएएस आलमबाग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा जो होने वाली है, इसमें पेपर 2 यानी आईआर और फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन की एक सीरीज चल रही है। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि आपको उन प्रश्नों पर चर्चा करके दी जाए जो प्रश्न सबसे संभावित हैं, और उन प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहेगी, उनका लैंग्वेज क्या हो सकता है, उसमें क्या उत्तर लिखना है, क्या कंटेम्प्रोरी नॉलेज उसमें आपको इनपुट उसमें डालना है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी आपको सारगर्भित और मीनिंगफुल लगेगा। आज का सवाल जो है वो ये है कि भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसमें तनाव के बिंदुओं की पहचान करें, यानी वो कौन से विवाद के बिंदु हैं जो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस पे चर्चा करते हैं कि भारत और यूएस के बीच तनाव के बिंदु। इसे आप 150 से 200 शब्द के हिसाब से लिख सकते हैं। बहुत संभावित रहेगा इस साल ये सवाल, क्योंकि लगातार भारत और यूएस के बीच जो है अलग अलग प्रकार के डिस्प्यूट्स बने हुए हैं, और उनको हम क्रम से एक एक करके देखेंगे कि किन मुद्दों पर इनके बीच में तनाव बना हुआ है। सबसे पहला मुद्दा देखते हैं। सबसे पहले है टैरिफ रिलेटेड डिस्प्यूट, टैरिफ से संबंधित विवाद। इसमें आप क्या बताएंगे? इसकी शुरुआत आप ऐसे करेंगे कि अमेरिका जो है भारत में ग्रेटर मार्केट एक्सेस चाहता है, यानी अधिक बाजार पहुंच, अधिक बाजार पहुंच, ग्रेटर मार्केट एक्सेस। ये अधिक बाजार पहुंच मांगने की जरूरत क्या है यूएस को? क्योंकि अमेरिका लगातार ट्रेड डेफिसिट, यानी भारत के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें अमेरिका लगातार व्यापार घाटा झेल रहा है, और ये व्यापार घाटा करीब 45 बिलियन डॉलर है, 45 बिलियन डॉलर। तो अमेरिका चाहता है कि ये ट्रेड डेफिसिट कम हो, क्योंकि अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबली 1000 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट अलग अलग देशों के साथ जो वो ट्रेड करता है उसमें हो रहा है। अब ऐसे में अमेरिका और भी देशों में ग्रेटर मार्केट एक्सेस चाहता है, और इसलिए अमेरिका ने टैरिफ जो पॉलिसी है उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आप यहां बता देंगे कि जो टैरिफ पॉलिसी है कठोर करना, इसको आईआर के लैंग्वेज में बोलते हैं इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म, यानी आर्थिक संरक्षणवादी नीति अपनाना, कि हम पहले अपनी अर्थव्यवस्था को देखेंगे, बाद में देखेंगे कि फ्री फेयर और लिबरल ट्रेड क्या होता है या ग्लोबलाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो टैरिफ पॉलिसी के हिसाब से अभी क्या है, पिछले साल ट्रंप ने इंडिया का जो लगभग 55% निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उस पर 2 बार में 25% करते हुए 50% टैरिफ रेट लगाया। इससे भारत का व्यापार भी प्रभावित होगा, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया के जो गुड्स हैं उनकी रीच कम हो पाएगी। एक मुद्दा आप ये बता सकते हैं। दूसरा मुद्दा आप ये बताएंगे कि अमेरिका जो ग्रेटर मार्केट एक्सेस चाह रहा है इंडिया में, उसमें कौन कौन से वो बिंदु हैं जिसपे वो चाहता है कि ज्यादा एक्सेस मिले। तो पहला है कॉर्न, दूसरा है अमेरिका का सोयाबीन, और वो भी जीएम वाला, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो यूएस कॉर्न है और जो सोयाबीन है, ये वो भारत में बेचना चाहता है, लेकिन भारत के जो किसान हैं उनके इंटरेस्ट प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए भारत इस पर अभी मान नहीं रहा है, और इसलिए ये ट्रेड डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं, यूएस के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसको यहां पर बेचा जाए।
और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी विवाद ये है कि वहां से जो डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे वो नॉनवेज मिल्क के रूप में विवाद का विषय बने हुए हैं। नॉनवेज मिल्क, इस चीज को समझ लेते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर डेयरी प्रोडक्ट्स आता है तो वो हमारी अमेरिका से, तो वो हमारी धार्मिक भावनाओं को भी आहत करेगा। कैसे कि नॉनवेज मिल्क वहां पर मतलब ये है कि जो यूएस में काउज हैं, गायें, उनको जो है मीट मील दिया जाता है, यानी कि अलग अलग पशुओं का मांस जो है वो दिया जाता है। उन्हें ब्लड मील दिया जाता है। ब्लड मील यानी पशुओं का जो रक्त है, यानी जैसे सुअर हो गया, हॉर्सेस हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, चूहे हो गए, मुर्गियां हो गई, इन सब का जो ब्लड है उसको दिया जाता है। और ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि अमेरिका के जो पशु हैं उनका वजन बढ़ जाए और उनका दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ जाए और जो उनकी प्रोटीन डिफिशियंसी है वो सब दूर हो जाए। इसलिए एक तो मीट मील दिया जाता है, ब्लड मील दिया जाता है, और तीसरा उन्हें बोन मील भी दिया जाता है। बोन मील, बोन मील का मतलब होता है हड्डी का चूरा। हड्डी जो अलग अलग जानवरों की है, जो मैंने नाम अभी आपको बताया, इनका जो है पाउडर बना करके, चूरा बना करके उन्हें दिया जाता है। अब ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में आ रहे हैं तो हमारे धार्मिक भावनाओं पर भी प्रभावित कर सकते हैं उसको, और इसलिए जो है भारत अभी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के मामले पर जो यूएस के साथ उसका ट्रेड डील है उसमें सहमति नहीं बन पा रही थी। ये भी एक विवाद का बिंदु है। इसके साथ साथ अमेरिका चाहता है कि उसके एप्पल्स निर्बाध रूप से आते रहें और इस पर ज्यादा एक्सेस चाहता है। इसके साथ साथ एथेनॉल, अमेरिका चाहता है कि एथेनॉल ज्यादा इंडिया में एक्सेस मिले, और आलमंड यानी अमेरिका का जो बादाम है, कैलिफोर्निया बादाम जो आता है, ये सब बहुत बेचा जाता है यहाँ पे। इन सब चीजों का एक्सेस अगर मिल जाता है तो चीजें अमेरिका के लिहाज से ठीक हो सकती है, लेकिन भारत अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देख करके इन सब चीजों पर थोड़ा सेंसिटिव होकर के काम कर रहा है। तो एक विवाद जो है ये हो गया इनके बीच में। दूसरा विवाद अगर हम देखें वो ये है कि अमेरिका लगातार भारत विरोधी कुछ रिपोर्ट्स दे रहा है, जिससे भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश उसके द्वारा की जाती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं वो सही कर रहा है, लेकिन यह है कि अमेरिका इसको एक वीपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो एंटी इंडिया रिपोर्ट्स, अमेरिका कौन सी ऐसी एंटी इंडिया रिपोर्ट्स जारी करता है जिससे भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं? पहला, स्पेशल 301 रिपोर्ट। स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है यूएस का, ये वहां का यूएस का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें यह बताया जाता है कि भारत जैसे विकासशील देशों में बौद्धिक संपदा की चोरी होती है, यानी इंडिया में एक सेफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेफ्टी रेजिम नहीं है, बौद्धिक संपदा की चोरी। यानी भारत में कॉपीराइट का वायलेशन है, पेटेंट का वायलेशन है, ट्रेडमार्क का वायलेशन है, ट्रेड सीक्रेट्स का वायलेशन है, चुराए जाते हैं चीजें, ये सब फेक नकली दवाइयां बनती हैं भारत में। ये सब जो चीजें हैं इसके आधार पर अमेरिका कहता है बौद्धिक संपदा के मामले में भारत जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। अमेरिका की एक और रिपोर्ट है, उसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट। ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया जाता है यूएस के द्वारा कि भारत में चाइल्ड और जो वुमेन है उनकी तस्करी की जा रही है, और भारत बहुत इफेक्टिव लॉज नहीं बना पाया है या उस पर काम नहीं कर पा रहा है, इसको रोक नहीं पा रहा है। इसके अलावा अभी 2025 में ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड यूएस की रिपोर्ट में इंडिया को ड्रग ट्रैफिकर देश कहा गया है कि इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग ज्यादा हो रही है और इंडिया कुछ नहीं ठीक तरीके से कर पा रहा है। इसके साथ साथ रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, हर साल यूएस रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करके उसमें बोलता है कि इंडिया में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों को अधिकार
छीने जा रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये मैसेज पहुंचेगा कहाँ, ओआईसी देशों में, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 मुस्लिम देशों में, अरब वर्ल्ड में। और वो इंडिया के प्रति एक परसेप्शन इस मामले, इस रिपोर्ट के आधार पर और बना सकते हैं, जिससे भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं। तो ये भी एक टेंशन का मुद्दा है। तो आप बहुत ब्रीफ में इन रिपोर्ट्स का नाम बता देंगे कि ये सब जो है इनके बीच में विवाद का विषय रहा है। इसके बाद तीसरा जो इनके बीच में चैलेंज है वो है वीजा रिलेटेड इशू, वीजा संबंधी चुनौतियां। अमेरिका जो है माइग्रेशन और मोबिलिटी की चीजों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। आप बता सकते हैं कि अमेरिका के जब हित किसी से टकराते हैं तो वो स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन लॉज बनाता है, आव्रजन और प्रव्रजन कानून बना करके चीजें करता है। इसमें क्या करता है, वीजा जो फी है वो बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, और नंबर ऑफ वीजा जो दिया जाता है, नंबर ऑफ वीजा उसको घटा सकता है, घटाता है। जैसे 1 लाख वीजा देना है तो 70,000 कर दिया जाएगा। और वीजा बैन, कभी कभी वीजा बैन की स्थितियां, इंटरव्यू से रिलेटेड जो स्ट्रिक्टर लॉज हैं वो सब कर देगा। तो इसके चलते चीजें प्रभावित हो जाती हैं। अब जैसे F1 है, F2 है, M1 है, B1 है, B2 वीजा है। ये B1 B2 वीजा जो है ये टूरिस्ट्स के लिए दिया जाता है, F1 F2 जो है स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता है। ऐसे ही B1 HB जो वीजा है ये अभी चर्चा में रहा है। इसमें यूएस ने एक H1B वीजा, वो है $1 लाख, इसका शुल्क बढ़ा करके करने को बोला यूएस ने। इन सब चीजों का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे प्रोफेशनल्स पे। इन सब चीजों को आप बता सकते हैं। H1B वीजा लेटेस्ट है, विवाद का बिंदु। 2016 में भी अमेरिका ऐसा काम कर चुका है। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं जो इनके संबंधों में चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा आतंकवाद का जो मुद्दा है, आतंकवाद पर हमें जो सपोर्ट चाहिए, जो समर्थन चाहिए, वो यूएस से नहीं मिलता उतना। अमेरिका इसमें बहुत ही डिफेंसिव मोड में काम करता है और भारत के कॉन्टेक्स्ट में मध्यस्थता की भूमिका तक सीमित रहना चाहता है। मध्यस्थता की भूमिका भारत अमेरिका ऐसा कह चुका है कि कश्मीर के मुद्दे पर वो मध्यस्थता का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं मानता और किसी थर्ड पार्टी को नहीं आने देता, बायलैटरल मामला मानता है कश्मीर इशू को। इसलिए ये भी यहाँ पर अमेरिका से हमें बहुत मजबूत सहयोग नहीं मिलता। और इस समय यूएस और पाकिस्तान के बीच में नजदीकी थोड़ी बढ़ रही है। भारत को असहज करने के लिए ये लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया है, मिलिट्री एक्सरसाइज इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 ये एक्सरसाइज का नाम है। और इसके साथ साथ अरेबियन सी में, यानी जो पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर नेचुरल गैस और ये सब मिनरल्स वगैरह के एक्सप्लोरेशंस को लेकर के भी अमेरिका पाकिस्तान से बात कर चुका है। तो अगर यूएस का अप्रोच थोड़ा सा भी सॉफ्ट दिखता है यूएस पाकिस्तान को लेकर के, तो उसका भारत के हितों पर असर पड़ सकता है। और जैसा कि देखा गया है कि हाल के समय में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार यूएस प्रेसिडेंट ने इस क्लेम को जारी रखा है कि उन्होंने युद्ध रुकवाया है, सीज फायर उन्होंने कराया है। इन सब चीजों का भी भारत के हितों पर, यानी डिप्लोमेटिकली, डोमेस्टिक लेवल पे भी और डिप्लोमेटिकली भी असर पड़ा है। तो ये सबसे प्रमुख जो है चुनौतियां हैं इनके बीच में चुनौतियों के क्रम में ये भी हम बता सकते हैं कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल राइवलरी दुनिया में हो रही है और
अमेरिका इंडिया के जो इंटरेस्ट्स हैं उन इंटरेस्ट में कई दफ़े जो है जेन्युइन तरीके से यूएस सामने नहीं आता। यानी वो सैद्धांतिक रूप से तो बोल देता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के रूप में या एपेक में भारत को सदस्य होना चाहिए, एनएसजी में सदस्य होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक डिसाइसिव जो रोल प्ले करना है वो काम नहीं करता। इसके अलावा एक और मुद्दा आप बता सकते हैं कि इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जो रहा है, ये पहले भी 2005 में विवाद का मुद्दा कुछ इसमें उभरा था और अभी वर्तमान समय में भी न्यूक्लियर लायबिलिटी को लेकर के दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। ये एक विवाद का मुद्दा बन सकता है कि कोई न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजीज वगैरह अमेरिकन कंपनियों के द्वारा दी गई हैं, तो जो ऑपरेटर होगा इंडिया में, क्या उसी पर पूरा जो है दायित्व होगा? अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट की स्थिति होती है तो क्या ऑपरेटर ही सब कुछ भरपाई करेगा या फिर जिसने बेचा है, जो सेलर है, उसके भी दायित्व को इसमें रखा जाएगा? तो न्यूक्लियर लायबिलिटी के इशू पर जो है इनके बीच में एक देखा जा सकता है। इन सब पहलुओं को आप बता करके कहेंगे कि जब इन बिंदुओं पर कामकाज होगा और धीरे धीरे इसको दूर करने की कोशिश की जाएगी तो भारत और यूएस के बायलैटरल रिलेशन और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। तो अगले किसी क्वेश्चन में एनालिसिस के साथ फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।